बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। आज के मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के साबका ज़िले सदर व मेंबर सूबाई असम्बली फ़कीर मोहम्मद बशीर खासकली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, हम आपको वेलकम करते हैं, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आज ज़हूर मुजाहिद फ़कीर गाजी फ़कीर जो हैं वो आज इंडिया के अंदर उनकी रहालत हो गई है। जो पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह के एक जानसार वफ़ादार खलीफा रहे हैं। उनके बेटे मोहम्मद साले जो हैं वो इस वक्त इंडिया कैबिनेट के अंदर वफाकी वज़ीर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि गाजी फ़कीर का जो है वहाँ की कांग्रेस के अंदर बड़ा एक होल्ड रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर उनका एक अपना एक मुस्लिम वोट जो है वो उनका बहुत ज़्यादा है। उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पे एमपी बनते रहे हैं, एमएलए बनते रहे हैं। और इस वक्त मोहम्मद साले जो हैं वो उनके जो बेटे हैं वो वफाक के अंदर वफाकी वज़ीर हैं। और कोरोना के SOPs के तहत उनकी आज वहाँ पे नमाज जनाजा जो है उनके इलाके में हुई है। बड़ी तादाद में जो वहाँ पे बसने वाले जैसलमेर के अंदर जो है हुर जमात के जो पीर साहब पगारा के मरीदन हैं वो उनके साथ हैं। इसलिए गाजी फ़कीर की जो रहालत के हवाले से अगर देखा जाए तो सिंध के अंदर जहाँ जहाँ पीर साहब पगारा के मरीदीन मौजूद हैं वो उनको दिली तौर पर वो आज रंजा हैं कि उनके वो सोग में हैं कि उनके वफ़ात, क्योंकि वो पीर साहब के एक बहादुर जानसार उनमें मुजाहिदीन में उनका शुमार होता रहा है गाजी फ़कीर का। क्योंकि इस वक्त इंडिया गवर्नमेंट भी जो है उनकी ताकत को, उनकी हकीकत को वह तस्लीम करती रही है। उन्होंने उसको माना है कि वहाँ पर गाजी फ़कीर का एक किरदार है, उनका एक वहाँ पे बाकायदा उनकी रियासत कायम है। वो पीर साहब के जो अहकामात हैं, जिस तरह से हम दुनिया सिंध के अंदर देखते हैं कि पीर साहब के मरीदन जो हैं पीर साहब के अहकामात को वहाँ पर जो मानते हैं, इसी तरह से गाजी फ़कीर जो हैं वो पीर साहब के वहाँ पर खलीफा हैं और पीर साहब के जो अहकामात हैं उन पर वह अमल दरामद करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने जमात को वो एक प्लेटफार्म पे जमा कर रखा है। फ़कीर मोहम्मद बशीर साहब, आज गाजी फ़कीर की जो रहालत हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम गाजी फ़कीर पीर साहब शाह मर्दान शाह के एक जानसार और थे। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इनके दुख हम सारी जमात उनके साथ बराबर में, उनके लाकिन के साथ दुख में बराबर की शरीक है। हमें ख़ुद जो है वो अल्लाह तबारक ताला के दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और गाजी फ़कीर सिर्फ इंडिया में तो बहुत अपने इलाके में पॉपुलर, मगर यहाँ भी जब आते थे तो मैंने उनको देखा कि वो हमेशा पीर साहब के पास एक अदब के लिहाज से और जो जमायती तरीक़ा है उसी के मुताबिक वो चलते थे। यानी उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो इंडिया में उनके बेटे वज़ीर हैं या वो कोई बड़ा आदमी है, या वो कभी उसने ये महसूस नहीं किया हमें। यहाँ जब भी हमने देखा पीर साहब की दावतों में तो वो बिल्कुल एक आम सा एक जैसे बंदा होता है इस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे। बहुत सादा इंसान थे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी, गाजी फ़कीर के बारे में जैसे कि फ़कीर मोहम्मद बशीर साहब का कहना है कि वो बिल्कुल सादा शख्सियत के जब मालिक थे। यहाँ पर रहीम खान के अंदर बाकायदा पीर साहब की दावत है वो गाजी फ़कीर के जानिब से यहाँ पर होती है। यहाँ पर पीर साहब जब भी दावत पे रहीम खान आते हैं तो उनकी दावत होती है। वहाँ पर उनके बेटे भी वहाँ पर होते हैं। गाजी फ़कीर ख़ुद भी उस दावत का एहतमाम करते हैं। इसके अलावा स्पेशली तौर पर वो जब इंडिया से वफ्द लेकर पीर साहब के पास मुलाकात के लिए आते हैं तो पीर साहब ने हमेशा उनको इज़्ज़त दी है, उनकी बातों को अहमियत दी है। और यही वजह है कि आज इंडिया के अंदर भी गाजी फ़कीर शहीद की जो अब रहालत हुई है तो उस पर इंडिया के तमाम जो चैनल्स, नेशनल चैनल्स इंडिया के, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। मुस्लिम सिंधी लीडर के हैसियत से, पीर साहब पगारा के वो खलीफा के हैसियत से उसको बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दी है। और वो ये भी मानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के अंदर गाजी फ़कीर का एक बड़ा होल्ड है। जब भी हुकूमत को कोई भी राजस्थान के हवाले से कोई भी मसाइल दरपेश होते हैं तो वो गाजी फ़कीर की जो है वो वहाँ पर मदद लेते हैं। और गाजी फ़कीर ने हमेशा किसी भी हुकूमत हो, किसी की भी वहाँ पे पार्टी हो, लेकिन वहाँ के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए उस हुक्मरान पार्टी के अमीर को उनका मदद की है। यही वजह है कि आज उनका जो बेटा है वो वहाँ पे वफाकी वज़ीर है मौजूदा हुकूमत के अंदर। बात हम कर रहे हैं आज फ़कीर मोहम्मद बशीर साहब खासकली साहब आज हमारे मेहमान आज के प्रोग्राम में। फ़कीर साहब, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ क्योंकि आज दुख की भी घड़ी थी और आपने हमें टाइम दिया है।
हम चाहते हैं कि नाज़रीन आपकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आपकी शख्सियत क्या थी, लेकिन नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपके जो वालिद थे वो खुद एक हुर मुजाहिद थे, बड़े एक दलेर जमाल फ़कीर के नाम से मशहूर थे। आप जमाल फ़कीर के बड़े फर्जंद हैं। आपका वालिद साहब ने तो दलेरी में एक बड़ा नाम कमाया, और एक यूँ कह लिया जाए तो जाए कि वो काश्तकारी की तरफ उनका रुझान था, जमात की तरफ था। लेकिन आपकी शख्सियत कैसे उभरी और किस तरह से आपने सियासत को ज्वाइन किया? बड़ी मेहरबानी अशफाक भाई। असल में ये सारी मेहरबानी पीर साहब पगारा की है, उसकी शफकत शाह मर्दां शाह की। उसी वजह से हम उनकी मेहरबानी से मैं पीर साहब ने मेहरबानी की, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना और एक बाई इलेक्शन थी उसमें, और फिर अल्लाह ताला के फजल करम से फिर पीर साहब ने मुझे चेयरमैन के लिए शहदादपुर में मुंतखब कर टिकट दिया और मैं कामयाब हुआ। 2 मरतबा वहाँ चेयरमैन बना, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना। ये सारी मेहरबानी आला हज़रत पीर साहब पगारा की थी, जिसने मुझ नाचीज़ फ़कीर को इतनी अहमियत दी, इतनी इज़्ज़त दी। मेरे वालिद साहब असल में कोई बड़े आदमी नहीं थे, वो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते थे, और थोड़ी बहुत ज़मीन वमीन थी बड़ों से लेकर। मगर जब पीर साहब पगारा ने के बिल्कुल वो सच्चे जो मुजाहिद थे वो थे। उन्होंने 65 की जंग में, 71 की जंग में कंपनी कमांडर भी रहे, और काफ़ी उन्होंने बढ़ चढ़ के वहाँ पे इस महाज पे पीर साहब ने जब भेजा था तो वहाँ पे बड़े दिलेरी के साथ लड़े। उसके अलावा वो वहाँ पे आम लोगों में जो है वो हर किसी के पास आना जाना और हर किसी के साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना, उन्होंने हमेशा अपनी ये रवादारी और लोगों में इज़्ज़त देना उन्होंने लोगों को दी। और इसी वजह से शहदादपुर के लोग आज भी उनको याद करते हैं। और ये सारी शफ़क़त और ये सारी मेहरबानी आला हज़रत पीर साहब पगारा की थी, जिन्होंने हमें इस मर्तबे पे पहुंचाया। अच्छा फ़कीर साहब, आपका जो ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि आप पीर साहब के मरीदिन में से आपका ताल्लुक़ है। आपके जो वालिद साहब थे वो एक सादा लोग इंसान थे, बिल्कुल सादी सी वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आप चेयरमैन बन के सिटी के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के आप चेयरमैन अपना मेंबर बन गए। सिटी के अंदर तो क्या समझते हैं कि जमात का वोट इतना ज़्यादा था या वोट ज़्यादा नहीं था, और अगर नहीं था तो किस तरह से आपने सिटी को चलाया? शहदादपुर सिटी में हमारे जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं उनकी अक्सरियत है, और उन्होंने हमेशा पीर साहब की जमायत को, पीर साहब के हुक्म पे हमेशा हमारे साथ रहे हैं और अभी भी हैं। तो जब मैं काउंसलर बना तो हमारे अक्सरियत मेंबर जो थे वो उर्दू बोलने वाले थे, मगर उन्होंने मुझे चेयरमैन सेलेक्ट किया पीर साहब के हुक्म से। ये उनकी मेहरबानी। तो फिर ज़ाहिर है कि आप पीर साहब ने तो आपको एक मौका दिया, फिर आप ज़ाहिर है वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो जमात से वाबस्ता नहीं थी, लेकिन उन्होंने मोहब्बत में आपको साथ लेकर चले। फिर आपने उनको किस तरह से ऐसा किया कि आगे चलकर वो आपके साथ बनते चले गए और आपके वो करीब आते गए? वो बात ये है कि जब आप खुलूस नियत के साथ किसी के साथ हमदर्दी करेंगे, किसी के साथ काम आएंगे, किसी के खुलूस नियत के साथ, तो सारा दारोमदार नियत का होता है। नमाज भी नियत की होती है। अगर आपकी नियत साफ है तो आपकी मंजिल आसान है। अच्छा मनवर साहब, जब आप सियासत में आए, ज़ाहिर है उस टाइम शहदादपुर के अंदर एक बड़ा नाम मौजूद था। जिस टाइम आप काउंसलर बने उस टाइम भी एक बड़ा नाम वहाँ मौजूद था, मीर मोहम्मद वसान का। तो मीर मोहम्मद वसान के होते हुए आपको किस तरह से गैप मिला, किस तरह से आप उसको आगे आए? मीर मोहम्मद साहब भी हमारे, जब मैं चेयरमैन बना तो मीर मोहम्मद साहब ने भी कोशिश की थी, साथ था हमारे काउंसलर बनाने में, मुझे चेयरमैन बनाने में, क्योंकि वो पीर साहब का हुक्म था। वो पीर साहब का जो हुक्म होता है उसी पे अमल होता है। हमारी जमायत का एक डिसिप्लिन है, एक तरीक़ेकार है। अच्छा ज़ाहिर गैप तो था ना कि उसमें, तो मतलब कि आप वहाँ पे इतनी आपकी अक्सरियत भी नहीं थी, उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो कभी ऐसा मौका आया कि आपने समझा कि अगर जमात को आप हम ये देंगे तो जो गैर जमाती जो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा अक्सरियत में हैं तो वो आप पे अदम एतमाद लेके आएंगे? कभी ऐसे आपने सोचा? बात नहीं थी, हमने उनको बिल्कुल अपना समझा है, अभी भी अपना समझा है। अभी भी आप देखें शहदादपुर में आएंगे, अभी जो 18 का इलेक्शन हुआ है, 13 का इलेक्शन हुआ है, वहाँ
पोलिंग स्टेशन सिटी की देखेंगे तो लोगों ने हमें भरपूर अंदाज से, वहाँ के शहदादपुर के शहरियों ने हमें वोट दिए हैं। उसकी असल वजह यह है कि जो शहरी इलाके हैं सिंध के पूरे, तो वहाँ पे जो हमारे उर्दू बोलने वाले भाई हैं, जो वो अक्सर बेशतर जो है वो सब पीर साहब के साथ होते थे पहले से, शुरू से लेकर। और पीपल्स पार्टी के साथ उनका शुरू से कोई अच्छी नहीं रही है, उनके साथ कोई रिवायत कि वो पीपल्स पार्टी, जब पीपल्स पार्टी 70 में भी जब भुट्टो साहब आए तो ये उर्दू बोलने वाले उसके साथ इतने नहीं थे। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप कह रहे हैं कि 70 के अंदर तो ज़ाहिर है कि लसानियत की वो रूज चली थी बहुत ज़्यादा एक मुमताज़ भुट्टो के दौर के अंदर। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाड़काना से, दादू वगैरह से, दीगर अजला से जो गैर सिंधी थे वो अपनी ज़मीनें वगैरह छोड़कर, जायदादें छोड़कर चले गए थे। लेकिन उस दौर में भी पीर साहब के जहाँ पे जो इलाके थे वहाँ पे वो महफूज रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि फिर आप जो आप बल्दियाती सियासत से आप जो है सूबाई सियासत में आ गए? देखिए, बात यह है कि एक ऐसा टाइम आया जब ये लिसानी फसाद हुए तो लोग, जो देहात के लोग थे, वो शहरों में जो दुकानदार थे या जो ये तबका था, व्यापारी था, उनको लूटने के लिए तैयार होकर आए। तो पीर साहब ने हुक्म किया कि भाई इनकी हिफाजत करो। तो हमारी हुर जमात के लोग जाके हथियार लेकर और उनके घरों के ऊपर पहरा भी दिया, उनकी हिफाजत भी की। और आज तक यहाँ पे कोई लसानी झगड़ा या कोई फसाद नहीं हुआ जो लाड़काना या दूसरी जगहों पे हुआ है। इसकी वजह पीर साहब पगारा की जो अपना उनका जो पैगाम था उसी के मुताबिक अमल हुआ। उन्होंने हमेशा जो बात की है तासुब और नफ़रत को ख़त्म करके आपस में भाईचारा कायम करें, पीर साहब ने हमेशा यही हमें जो पैगाम दिया है, उसी पैगाम को हम आगे पहुँचे। सूबाई असम्बली में आप मेंबर बन गए, बल्दियात से आप सूबाई असम्बली में एकदम से आपने जब दे दिया, तो क्या समझते हैं कि बल्दियाती जो मसाइल थे और वो एक महदूद थे, सूबाई मसाइल तो बहुत ज़्यादा आपके पूरा हल्का था, किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? सूबाई इलेक्शन में मैं 93 में इलेक्शन लड़ा। उस टाइम पे मैं 37 वोट मेरे कम हो गए और वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। तो उसके बाद फिर 97 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मुझे भरपूर जो है वो वहाँ से लोगों ने मुझे वोट दिए। तो फिर उस टाइम पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी विफाक में, सिंध में लियाकत जतोई साहब थे, मगर वो हुकूमत ज़्यादा चली नहीं, 2-2.5 साल में ख़त्म हो गई। दोबारा फिर आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़े लेकिन फिर आप विन नहीं कर पाए। 2013 की इलेक्शन, 2017 ये जो 18 में जो इलेक्शन हुए, तो अब इस इलेक्शन को मैं क्या कहूँ इन इलेक्शनों के लिए। एक चीज़ जो है वो 13 में जो इलेक्शन हुए उसमें तो खुद बड़ा एहतजाज भी हुआ था, पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ था, इलेक्शन सही नहीं है, और लोगों ने जो है काफ़ी भरपूर जो है उसमें एहतजाज में हिस्सा भी लिया था। मगर फिर ये कि पीर साहब ने जो उस टाइम पे 13 वाली इलेक्शन के बाद जो खुद जरदारी साहब ने कहा कि ये आरओज़ और DROज़ के इलेक्शन है। तमाम पार्टियों ने तो कहा, मगर जो मुल्क का सदर था उसने भी यही बयान दिया। तो आप क्या समझे? नहीं सर, अपने जो 2018 का जो इलेक्शन है वो ज़ाहिर है कि आप कह रहे हैं कि सख्त मुकाबला था। अच्छा, 18 का जो इलेक्शन था वो बड़ा सख्त इलेक्शन था। अच्छा, लेकिन उसमें आप पर एक इल्ज़ाम लगा कि मोहन बख्श जो था वो इलेक्शन छोड़कर जाके सो गया, तो क्या ऐसे कोई इल्ज़ाम में कुछ सदाकत थी या नहीं था? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपने इलेक्शन छोड़ के कैसे जाके सो जाऊंगा, ये कोई बात नहीं थी। तो मैं सारा दिन इलेक्शन वाले दिन चल रहा था। और असल बात यह कि इस इलेक्शन में 18 में जो फार्म 45 था वो हमें दिया ही नहीं गया। हमने बड़ी कोशिश की, हम रिटर्निंग अफसर के पास गए, दरवाजे बंद पड़े हुए थे, हमें जाने ही नहीं दिया। कई जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे हमें सिर्फ सफ़ेद कागज़ पे लिख के दे दिया गया कि भाई इतने वोट इसके। उसके बाद फिर हमने जब टीवी को देखा, जो जियो टीवी, तो उसमें जो 10:30 बजे रात को जो रिज़ल्ट दिखाया उसमें हमारे वोट थे कोई 38,700 इतने, उनके थे 45,000। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें भी 20 पोलिंग स्टेशन का वो कम था, तो हमने सोचा भाई ये हो जाएगा, 20 पोलिंग स्टेशन रहे हुए हैं और हमें तो कोई कागज़ मिल ही नहीं रहा था। ये भी हमें जियो टीवी से पता चला।
उसके बाद हमने फिर दूसरे दिन दरख्वास्त दी। हम जो लेडीज़ पोलिंग स्टेशन थे सिटी के, वहाँ पे जो है पूरा उनको बंद कर दिया गया पोलिंग स्टेशनों को, और जो एजेंट बैठी उन वो भी अंदर थी, उनके शोहर हमारे पास, उनके भाई हमारे पास, भाई हमारी औरतें जो है वो बैठी हुई हैं अंदर पोलिंग। हम जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है कि भाई नहीं। 5 बजे उनको जो है रिज़ल्ट बना के दे दिया और वो लेकर आ गए। असल बात ये है कि उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें तो काफ़ी फ़र्क था, उसके लिए हम कोर्ट भी गए। खैर वो तो ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा मनोहर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि 2013 का जो इलेक्शन था वो आरओ का इलेक्शन था, 2018 के अंदर जो था वो वोट चोरी हो गया। तो अब अगर बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, फिर अगर जनरल इलेक्शन आ रहा है, तो अब जब आप 2013 और 2018 के अंदर अपने वोट को नहीं बचा सके, तो आने वाले बलदियाती इलेक्शन में किस तरह से आप हिकमत अमली बनाएंगे कि अपने वोट को बचा सकें? देखिए ये बात नहीं है, हमेशा एक जैसा माहौल, एक जैसा वक्त नहीं होता है, हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता है। और ये जो हुकूमत चल रही है सिंध गवर्नमेंट, वो सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है दोनों एक ही पेज पे हैं। इमरान खान साहब और सिंध गवर्नमेंट, आप देखें कि दोनों जो है एक ही पेज पे हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमतें चलती रहें, सिंध गवर्नमेंट भी चलती रहे, वफाकी गवर्नमेंट भी चलते रहें। वो वफाक वाले कहते हैं कि आप हमें नहीं छोड़ो, वो कहते हैं आप हमें नहीं छोड़ो। इस तरीके से ये चल रहे हैं, अब देखें कब। अच्छा मनोहर साहब, आप तंजीमी लोग हैं, आप तंजीम के मतलब आप चलाइए, आप 3 बार सदर भी रहे हैं फंक्शन लीग के। बेहतर जितना तंजीम को आप जानते हैं, इतना कोई दूसरा जो शख्स है उसके लिए मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आपके होते हुए भी, एक तंजीमी बंदे के होते हुए भी, आपके एक अहदेदार होने के बावजूद भी आप अपने वोट की हिफाजत नहीं कर पाए, तो क्या आने वाला जो बलदियाती इलेक्शन होगा या जनरल इलेक्शन होगा, क्या उसके लिए आप पहले से कोई हिकमत अमली बनाएंगे कि ऐसी कि ताकि आपका वोट चोरी ना हो? देखो अब असल बात ये है कि अगर ऑफिसर्स जो है वो न्यूट्रल होंगे तो इलेक्शन सही होगा। आज तक इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए बात तो करते हैं हर कोई कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्यों नहीं पार्टियां इस चीज़ को लेकर और आगे आपस में बैठकर कोई ऐसा लाएमहल बनाए, तमाम पार्टियां बैठें। क्योंकि कभी वो हम जब इक़्तिदार में थे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि ये किया वो किया, ये इक़्तिदार में है तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो इसका हल ये है कि तमाम जमायतें, तमाम पार्टियां बैठकर कोई लाएमहल बनाएंगे तो बेहतर। अच्छा सर जी, इस वक्त आपका जो हल्का जो है कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली के हल्के की बात कर ली जाए, तो इस वक्त वहाँ पर आपके मुखालफिन हैं, वो ज़ाहिर है कि उनके आप जीते हुए हों या हारे हुए हों, फंड तो ज़्यादा हुक्मरान पार्टी के हारे हुए और जीते हुए कैंडिडेट को मिल रहे हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन होगा वो फंड्स के ज़ोर पर आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे या आवाम होगी आपके साथ? नहीं, देखें जहाँ तक फ़ंड का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट में जो हमारे एमपी हैं उनको तो कोई फ़ंड नहीं मिल रहा है। वैसे विफाक की तरफ से अभी हमारी एमएनए हैं वसान साहिबा जो है, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे संजौरों में, हमारे शहदादपुर में काफ़ी जो है वो विफाक की तरफ से सड़कें भी बन रही हैं, गैस भी हो रहा है। तो जो हमारे हाथ में जो हमारी पार्टी कर सकती है उनके लिए कर रही है। तो आपके पास फंड नहीं होंगे तो इस वक्त तो आवाम तो चाहेगी कि भाई उनको बुनियादी सहूलतें मिलें। तो इस वक्त आप समझते हैं कि भाई हुक्मरान पार्टी है, उसके पास फंड्स हैं, वो आवाम की डिमांड पूरी कर रही है, तो फिर वोट के लिए मुश्किल नहीं होगा? बात यह है कि इस वक्त जो लोग मुश्किलात में हैं वो इस मुश्किलात में है कि एक महंगाई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो हमारे जो इस इलाके में खासतौर सिंध में करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, यानी निचली सतह पे करप्शन आ गई है। आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी में जो लोग जिन्होंने वोट दिया, एक तो उनको नौकरी जो है मेरिट का बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है, मेरिट के ख़िलाफ़ लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो बोझ बने हुए हैं। अब जिस तरह बल्दिया है, बल्दिया में कितने सब जो है वो वाइट कलर लोग भर्ती किए हैं इन्होंने, क्या लोगों को पता नहीं है? इस तरफ जो ये आंकड़ा पर्चियाँ चल रही हैं, ये गुटके, मैनपुड़ी, गुटके, जुआ, हर चीज़ फाची जो कुछ चल रही है वो किसकी सरपरस्ती में चल रही है। तो ये एक पॉइंट है जो कि उठा के इलेक्शन में इनके खिलाफ जाएगी, और करप्शन सबसे अहम।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जो सिर्फ करप्शन को लेकर आप 2023 के इलेक्शन या बलदियाती इलेक्शन में जाएंगे और आवाम से कहेंगे कि आपको वो वोट दे, लेकिन इस वक्त तंजीमी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध के अंदर जो कोरोना की वबा है उसके बाद जहाँ पे सरगर्मियाँ मुअत्तल हो चुकी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तंजीमी जो जो सूरत हाल है वो बेहतर है या उस पर काम करने की ज़रूरत है? अभी थोड़ी यानी मैं इसको बिल्कुल बेहतर तो नहीं कह सकता, मगर काम हो रहा है। इस वक्त हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अपने हमारे सरदार रहीम साहब, वो निकले हैं दौरे पे। हमारी एमपी है जो, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मसला नहीं होता है कि वो सिंध असेंबली में पेश ना करें। नुसरत सहरा बासी साहिबा, जो भी मसला होता है सिंध का, जो इशू होता है, जहाँ जुल्म होता है, जहाँ ज़्यादती होती है, तो असेंबली में हमारी आवाज़ पहुँचती है जो हमारे हाथ में है। अच्छा मोहम्मद साहब, जो सबका जो बलदियाती दौर था उसके अंदर आप 7 ज़िले के अंदर नाज़िम थे आपके, आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन कराती है, वैसे तारीख में तो अब तक ऐसा चीज़ नहीं हुई है कि कभी पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन कराए हों, अगर वो इलेक्शन कराती है तो क्या समझते हैं कि इन 7 अज़ला में से कितने अज़ला को आप कवर कर पाएंगे? अब ये तो उस वक्त मुनसर है जो उस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि इलेक्शन जो भी होता है वहाँ हालात का बड़ा असर उसको होता है। हर इलेक्शन मुख्तलिफ हालात में होती है और उन हालात का असर आवाम पे भी होता है और उसी मुताबिक वोट होते हैं। अब देखेंगे कि उस वक्त क्या हालात हैं। अगर आपको दोबारा इस वक्त इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपको मौका मिलता है, आप जीत जाते हैं, आप वज़ीर बनते हैं, अपने हल्के की आवाम की कौन सी खिदमत आप करेंगे कि जो कि आपके मुखालफिन वहाँ पे कर नहीं पाए? अच्छा, एक तो हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो हर इदारा जो छोटा बड़ा, क्योंकि आम आदमी का काम तो निचली सतह पे होता है, थाने जाएंगे, मुख्तार का वैसी या तपेदार के पास जाएंगे, तो सबसे पहली बात ये है कि इस करप्शन को रोकना है। दूसरा ये कि ये जो मंशियात और आंकड़ा पर्ची जो भी माशरे में बुराइयां हैं उनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हमारा जहाद होगा उसके खिलाफ। लेकिन इस वक्त तो दही इलाके के अंदर तो बेनज़ीर कार्ड का बड़ा फ़ायदा उठा रही है पीपल्स पार्टी, हालांकि वो तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है। अभी तो बेनज़ीर कार्ड है ही नहीं, अभी तो एहसास कफ़ालत। लेकिन अवाम के जहन में तो अभी भी वही है कि बेनज़ीर कार्ड है। उनके जहन में जो भी बात हो, मगर ये जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे हमारे और आपके हैं। फिर अवाम को मोटिवेट कौन करे? ये ना इमरान खान के हैं, ना बेनज़ीर साहिबा के हैं, ये पैसे तो अवाम के हैं। ये पैसे तो ये कर्ज लेके बाहर से और लोगों, तो ज़ाहिर है अवाम को तो ये मोटिवेट कर रहे हैं ना, ख़वातीन को खासकर, कि ये जो भी पैसे आपको दिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी दे रही है। अब ये समझ जाएंगे इंशाल्लाह आस्ते आस्ते। जी, समझ आएंगे आस्ते आस्ते कि क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ज़ाहिर है कि दही इलाके का वोट और शहरी इलाके का वोट जो है उसमें फ़र्क नज़र आता है। लेकिन आज का प्रोग्राम हम रखेंगे आज के मुजाहिद गाजी फ़कीर पर, जिन